हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि समझते हैं, कंसेप्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं। अभी तक जो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा किस तरह से 7th से 12th सेंचुरी के बीच जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई उन्हें हमने देखा। उसके बाद आज का जो चैप्टर है विच इज़ द थर्ड चैप्टर फ्रॉम क्लास 7th हिस्ट्री, वो क्या है? द दिल्ली सुल्तान्स। इमेजिन करो, आज से 1200 साल पहले अगर आपको दिल्ली में खड़ा किया जाता तो पूछा जाता कि ये वो जगह है जहाँ से आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत हो, ये सबसे अहम जगह होने वाली है। तो आप शायद वो चीज़ उस टाइम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपने पूरा एंशंट हिस्ट्री का सफ़र अभी तक देखा। अभी तक हिस्ट्री जब से हमने पढ़ना शुरू किया है तब से लेके अभी तक दिल्ली जो लफ्ज़ है वो आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा। इवन हमने पीछे एक जगह का नाम पढ़ा, कन्नौज, है ना। हमने कहा कि कन्नौज जिसके कंट्रोल में होती थी, पूरा नॉर्दर्न इंडिया का जो कमांड होती थी वो इसके हाथ में होती थी। तो कन्नौज को हमने पढ़ा, जिस कन्नौज की खातिर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स हमने देखी कि कितने सारे जो डायनेस्टीज़ थी वो आपस में लड़ते थे कि कन्नौज का कंट्रोल उन पे आए, लेकिन दिल्ली का नाम अभी तक नहीं आया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दिल्ली है, आज आप दिल्ली की पोजीशन देखो और 12th सेंचुरी के बाद आप देखोगे, मेडिवल के बाद दिल्ली ही दिल्ली आपको सुनाई देता है। तो हाउ दिल्ली बिकम्स इम्पॉर्टेंट, कैसे बना? कौन वो लोग थे जिन्होंने दिल्ली को इतना अहम बनाया, और कैसे दिल्ली से इस सारे हिंदुस्तान के इलाके पे हुकूमत होती रही? तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू आंसर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। जैसे मैंने बात की कि हमारा जो पहला ही सवाल है उसी से शुरू करते हैं। दिल्ली, हाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। दिल्ली जो है, जैसे दिल वालों की दिल्ली या हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट जो है वो कैसे बनी? अब देखो, ऐसे तो नहीं है कि कोई आया और बोल दिया और बन गई, ऐसा तो नहीं है। हर चीज़ ये एक मतलब प्रोसेस है। तो मतलब कैसे कैसे दिल्ली जो है उसने इतनी ज़्यादा अहमियत पाई, क्या वो चीज़ें हुई, तो ये मतलब प्रोसेस एक शुरू होता है। तो उस प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? ये दिल्ली है। दिल्ली सबसे पहले जो कैपिटल बनी मतलब एक पॉलिटिकल सेंटर बनी, जहाँ पे जो राज करने वाले थे उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया। किन्होंने बनाया? वो थे तोमर्स, तोमरा राजपूत। कब? 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में पहली बार दिल्ली को एक कैपिटल का स्टेटस मिला किसी किंगडम का, और वो किन के अंडर? तोमार जो थे राजपूत, ठीक है। फिर हमने जैसे पीछे भी ये चीज़ हमने पढ़ी, अगर आपको याद होगा, कि बाद में जो तोमार था, इनके जो बैटल होती है, इनकी जो फाइट होती है वो किससे होती है? चौहान से, या जिनको चहमानास भी बोलते हैं। चौहान्स कहाँ के थे? अजमेर के थे, ठीक। और ये तोमार्स को क्या कर लेते हैं? हरा लेते हैं, डिफीट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली तोमारा के बाद दिल्ली जो है, दिल्ली का कंट्रोल जो है वो किसके पास आता है? चौहान्स के पास। तो तोमारा और चौहान्स, ये दो ऐसी डायनेस्टीज थी जिन्होंने दिल्ली को क्या बनाया? पॉलिटिकल सेंटर। अब देखो, यहाँ से दिल्ली इंपॉर्टेंट हो गई ना, कि मतलब पॉलिटिकल सेंटर का क्या मतलब है? जहाँ पे रूलर्स बैठते हैं, जहाँ पे दरबार लगता है, जहाँ सारी पॉलिसीज़ बनती है, जहाँ से जजमेंट वाला सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। तो दैट मीन्स तोमार 12वीं सदी में, 12th सेंचुरी में, तोमाराज और चौहान्स के अंदर दिल्ली सामने निकल के आई एज ए पॉलिटिकल सेंटर। गॉट इट? तो पॉलिटिकल सेंटर बन गई। इसके बाद क्या हुआ? अब दिल्ली में जो थे उस टाइम जैन मर्चेंट्स जो थे, जैन मर्चेंट्स,
लिव्ड हियर। दिल्ली में कौन रहते थे? जैन जो मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, वो यहाँ पे रहते थे। अब देखो पॉलिटिकल सेंटर बना, अब दूसरे कौन से लोग हैं? पैसे वाले लोग, रिच क्लास जो है, मर्चेंट, जैन मर्चेंट्स। अभी भी आप देखो ना, आप दिल्ली के चांदनी चौक में जाते हो तो आपको वो जैन जो हैं ये वहाँ पे इनकी काफ़ी दुकानें दिखेंगी ना, मतलब ज्वेलरी वगैरह की शॉप, तो मतलब एक हब है इनका। तो दिल्ली में जो थे वो जैन मर्चेंट्स रहते थे। अब इन मर्चेंट्स ने दूसरा काम क्या किया? टेम्पल्स बनाए, मंदिर बनाए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन की। क्योंकि अब देखो जहाँ भी मंदिर बनते हैं, कोई रिलीजियस कोई चीज़ हो, रिलीजियस जगह जहाँ पे हो, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है। ठीक है, उससे क्या होता है? फुटफॉल बढ़ता है लोगों का। अब जो कुछ आएगा तो वहाँ साथ में कौन है? यही मर्चेंट्स हैं, इन्हीं की दुकानें हैं, इन्हीं का धंधा है। तो जो लोग आएंगे वहाँ से कुछ लेके जाएंगे, कुछ खबर लेके आएंगे, कुछ चीज़ लेके बेचने आएंगे, कुछ यहाँ से लेके भी जाएंगे, वहाँ रुकेंगे। तो मतलब रिलीजियस सेंटर जो था ना, एज ए एक पिलग्रिमेज प्लेस हो जाती थी। तो जहाँ पे ये मंदिर वगैरह बनते थे उसके आसपास एक मार्केट डेवलप होती थी जहाँ पे लोगों का फुटफॉल बढ़ता था। तो ये एक इनकी वो एक सोच थी कि जो मर्चेंट्स थे ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करते थे। अब वो लोग यहाँ रहते भी थे, उसके बाद टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो गए। टेम्पल कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे लोगों का फुटफॉल बढ़ने लगा। लोग कोई जैसे पिलग्रिमेज की हैसियत से, कोई दर्शन की हैसियत से, किसी कोई डिवोटीज थे तो उनका आना जाना रहता है। अब पॉलिटिकल सेंटर था, इसके साथ में क्या हो गया? ये कमर्शियल सेंटर भी बन गया, कमर्शियल सेंटर। इसके साथ साथ दिल्ली में कॉइन्स मिंट होते थे, सिक्के जो होते हैं, सिक्के बनते थे यहाँ पे, मिंट होते थे, जिन्हें कहा जाता था दहलीवाल। इंपॉर्टेंट है, दहलीवाल सिक्के होते थे दिल्ली में, जिनकी काफ़ी वाइड सर्कुलेशन होती थी, है ना, वाइड सर्कुलेशन, मतलब एक किस्म की करेंसी भी यहाँ छपती थी। अब देखो, अब वो जगह इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो कौन सी जगह होगी? जहाँ पे पॉलिटिकल सेंटर भी है और साथ में कमर्शियल सेंटर भी। कोई भी शहर, कोई भी जगह इन्हीं दो चीज़ों से इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कमर्शियल सेंटर हो और दूसरा पॉलिटिकल सेंटर हो। तो हमने देखा कि दिल्ली क्या बन गई? पॉलिटिकल सेंटर प्लस कमर्शियल सेंटर। तो इस तरह से क्या हो गया? दिल्ली की शुरुआत हो गई एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक अहमियत दिल्ली को मिल गई। लेकिन ये शुरुआत किसने की? तोमर्स ने, क्योंकि तोमर्स ने सबसे पहले इनको क्या बनाया? दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। तो दिस इज हाउ दिल्ली बिकम्स इम्पॉर्टेंट, दिस इज हाउ दिल्ली बिकम्स सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सेंटर बना और कमर्शियल सेंटर बना। कैसे बना? आपने देखा कि कैपिटल बनी तो पॉलिटिकल सेंटर तो बन गई, तो साथ में दिल्ली जो जगह थी वो क्या हो गई? कमर्शियलाइज हो गई। यहाँ पे मर्चेंट्स थे, यहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुई, कॉइन्स मिंट होने लगे, तो कमर्शियल सेंटर भी बन गए। गॉट इट? तो दिस इज हाउ दिल्ली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। 12वीं सदी में ही जो दिल्ली थी वो इम्पॉर्टेंट बनना शुरू हो गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली, अब क्या हुआ? दिल्ली जो थी ट्रांसफॉर्म हो गई, दिल्ली बदल गई, ऐसी नहीं रही। किनके टाइम? सुल्तान्स जब आए यहाँ, सुल्तान्स जब आए तो क्या हुआ? दिल्ली जो थी वो बदल गई। सुल्तान कैसे आए? हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपको जैसे आपको अगर याद होगा तो हमने बोला था कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में कहाँ आता है? इंडिया की तरफ निकलता है, लेकिन सिंध तक पहुंचता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक रिकैप, एक कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद सिंध से आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद एक दूसरा शख्स है महमूद गजनी। ठीक है, 1000 से 1027 के बीच लगभग 17 बार रेड मारता है हमारे इस हिंदुस्तान में। इसे कहा जाता है प्लंडरर, है ना, रेडर। यहाँ से प्लंडरर ऑफ वेल्थ, हिंदुस्तान की जो दौलत थी ना उसका लुटेरा था ये। 17 बार 27 साल के टाइम में 17 बार हिंदुस्तान में रेड मारी और यहाँ की दौलत जो था वो लूट के ले गया। 16वीं बार जब आया था
तो जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल था, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल जो था, उसको भी लूट के ले गए। लेकिन इसकी जो मंशा थी वो यहाँ बैठने की नहीं थी। उसको पता था कि यहाँ पे दौलत बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, आओ लड़ाई करो, उनको हराओ और उसके बाद यहाँ से लूट के चले जाओ। इस टाइम अब 27 साल में अगर 17 बार कोई रेड करता है तो व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब है उसका, कि यहाँ पे जो उस टाइम किंगडम्स थे, जो रजवाड़े थे या जो रूलर्स थे, वो क्या होने थे, बहुत वीक होने थे, है ना। तो इस टाइम पे को जैसे आप जब पढ़ते हो तो आपने पढ़ा कि मतलब नेटिव रूलर्स थे यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे राजपूत्स वगैरह इमर्ज हुए थे, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं। तो ये दूसरा बंदा था। इसके बाद एक और बंदा महमूद घोरी, ये बेसिकली अफ़गानिस्तान से था। घुर के इलाके से, इनको घुरीद्स पे बोला जाता है, तो घुर के इलाके से ये आए। तो ये भी हिंदुस्तान आता रहा। फिर आगे चल के इसकी जो बैटल हुई, फाइट हुई 1191 में, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई, जहाँ पे ये हार गया। लेकिन अगले ही साल ये फिर वापस आया 1192 में, और ज़्यादा तैयारी के साथ मिलिट्री को अपने रीऑर्गेनाइज करके। और सेकंड बैटल होती है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन मैंने बोला था हरियाणा का इलाका है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ फिर इसकी लड़ाई हुई। लेकिन इस बार जो महमूद गोरी था, इसका साथ कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम जयचंद था, उन्होंने भी साथ दिया इस महमूद गोरी का। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उसे हरा दिए। अब जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना, हिस्ट्री में आपने देखा है, या हम जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब भी कोई बाहर से आया है तो वो तभी एंटर कर पाया है जब अपने यहाँ की एक तो कमज़ोरी रही है, या अपने यहाँ के किसी ने उसको साथ दी है। अब आगे जब आप मुगल्स का दौर पढ़ोगे, है ना, तो उसके बाद आप बंगाल की कहानी, कैसे यूरोपियंस आए, आप मीर जाफ़र, मीर कासिम, इन सब लोगों के नाम सुनोगे कि किस तरह ये इन्होंने साथ, बाद में जो बाहर वाले थे उन्होंने उनको भी मार दिया जिन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन आपस की दुश्मनी में तीसरे का फ़ायदा होता गया, और हमेशा हिस्ट्री में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी जब महमूद गोरी जो था, इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जयचंद ने उसका साथ दिया। लेकिन आगे जाके एक और बैटल होती है, उसमें महमूद गोरी उस जयचंद को भी मार देता है। तो ऐसा, और देखो महमूद गोरी मुस्लिम, जयचंद हिंदू। तो पॉलिटिशियंस के लिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक ही चीज़ माने रखती है, दैट इज़ पावर। पावर में किस तरह बना रहे, बस वही चीज़ मैटर करती है। ये जो बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, ये लोगों के लिए होती है, जो भी है। तो क्या हुआ, महमूद गोरी ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और फिर इसने अपनी तरफ से यहाँ पे अपना एक क्या रख दिया, गवर्नर रख दिया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 में। तो पहली बार, अभी तक जो आ रहे थे आके लूट के चले जा रहे थे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को महमूद गोरी ने हराया तो उसके बाद इसने यहाँ के जो एरिया इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, उसको गवर्न करने के लिए एक गवर्नर अपॉइंट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और खुद वो यहाँ से वापस अफ़गानिस्तान चले गया। अब क्या हुआ, 1206 में वो जो गोरी था उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद, क्योंकि गोरी का अपना कोई बेटा नहीं था, तो उसकी डेथ होने के बाद जो भी जिस इलाके में उसने अपने अपने गवर्नर्स जो थे अपॉइंट कर रखे थे, उन सब ने खुद को इंडिपेंडेंट किंग जो है वो करार दे दिया कि पीछे अब कोई है नहीं जिसके वो मतलब अंडर काम करे, सबॉर्डिनेट, वो मर गया तो अब हम खुद से ही किंग हो गए। तो वैसा ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किया। तो हम कह सकते हैं कि 1206 में यहाँ पे एक डायनेस्टी शुरू हुई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये स्लेव था, ये गुलाम था, किसका, महमूद गोरी का। तो इसने फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट किंगडम शुरू किया, एक नया किंगडम इस्टेब्लिश किया, नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, जिसे कहा गया स्लेव डायनेस्टी
या ममलूक डायनेस्टी। कब शुरू होती है? 1206 में। तो अब क्या हम देखते हैं कि 1206 में प्रॉपर दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू होती है, और ये कब तक चलती है? 1526 तक, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब 1206 तक 1526 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे ही कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। और वो जो रूलर्स थे उनको क्या कहा जाता था? दिल्ली सुल्तान्स, जो आपके चैप्टर का नाम भी है। अब इसमें कम से कम कितनी डायनेस्टीज आई इस टाइम पीरियड में? 5 डायनेस्टीज आई। कितनी डायनेस्टीज? 5, जो शुरू होती है इसी स्लेव या ममलूक डायनेस्टी से। उसके बाद आते हैं हमारे पास खलजीज आते हैं। खलजीज के बाद वी हैव तुगलक्स, तुगलक्स के बाद सईद्स, और सईद्स के बाद लोदीज। ये 5 डायनेस्टीज आती। ये 5 डायनेस्टीज 1206 से लेके 1526 तक इंडिया पे रूल करती हैं, जिस पीरियड को हम क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। और मेडिवल पीरियड अगर आप देखोगे तो दो ही इन मतलब बड़े बड़े ब्रॉडली अगर हम देखें तो 2 ऐसी कैटेगरीज में डिवाइड है। एक आ गया दिल्ली सल्तनत, और 1526 से फिर जब तक यूरोपियंस आते हैं तब तक अपना आता है क्या? मुगल पीरियड, जो फर्स्ट जो बैटल ऑफ प्लासी है वहाँ तक शुरू, मतलब 1761 जो होता है मुगल पीरियड, 1526 से 1761 तक बैटल ऑफ प्लासी जो होती है वहाँ तक शुरू होता है। और ये यहाँ दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक बैटल ऑफ पानीपत है। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल पीरियड जो है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो 2 में। एक आ गया आपका सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड, और दूसरा आपका आ जाता है मुगल पीरियड। मुगल पीरियड ये आपका शुरू होता है 1206 से लेके 1526 तक, ठीक है। और ये आपको शुरू होता है 1526 से लेके 1761 तक। यहाँ से आगे जो कंट्रोल आ जाता है वो यूरोपियंस आ जाते हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हमने देखा, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री, और जब यूरोपियंस होते तब मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से शुरू हो जाती है। तो अभी जो है फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? सल्तनत को देख रहे हैं, जिसमें दिल्ली सुल्तान जो है हमारा टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर? अभी तक हमने देखा कि हाउ दिल्ली बिकम्स इम्पॉर्टेंट, दिल्ली कैसे इम्पॉर्टेंट बनी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुई दिल्ली के अंडर सुल्तान। कैसे हुई? जो भी सुल्तान आए, किसी ने कोई नया शहर बनाया, किसी ने कोई नई स्कीम लाई, किसी ने कोई एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया, है ना, किसी ने मिलिट्री में रिफॉर्म किया, किसी ने एनेक्सेशन के एरिया को बढ़ाया। तो दिल्ली जो शुरुआत हुई थी तोमर्स के अंदर, छोटा सा मतलब एक कस्बा, अब आप देखोगे कि आगे 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 इन सुल्तान्स के टाइम में हर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है इसमें, कुछ ना कुछ, किसी न किसी किस्म की। और ये जो दिल्ली है ये क्या फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, दिल्ली बड़ा बन रहा है। और यहाँ से हुकूमत जो है वो की जा रही है हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों पे। तो वही इसमें अब नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर जो टॉपिक है वो है सोर्सेज। कैसे पता चलता है इस दौर का, हमें पता कैसे चलता है? तो जो जनरली हम एंशिएंट, इवन फर्स्ट डे ऑफ हिस्ट्री जब हमने शुरू किया था तब से ही हम पढ़ रहे हैं, सोर्सेज को हमने पढ़ा। तो वो सारे सोर्सेज रहेंगे। देखो एक जैसे रहता है अपना इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस रहता ही रहता है ना। इंस्क्रिप्ट जो चीज़ें खुदवाई जाती है किसी चीज़ पे, कहीं प्लेट्स पे, कहीं पिलर्स पे, कहीं दीवारों पे, है ना, खुदवाई जाती है, तो उससे भी पता चलता है ना, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता है। ये पता चलता है कि कौन राजा थे, उसने क्या लिखवाया, तो उससे उस चीज़ के बारे में, उस दौर के बारे में पता लगाया जा सकता है। कॉइन्स के बारे, कॉइन्स जो होते हैं किसी दौर के कॉइन्स, उनसे पता चलता है उस वक्त की हिस्ट्री, वहाँ की इकनॉमी का पता चलता है। उसके बाद आर्किटेक्चर से पता चलता है,
कैसी उन लोगों की बिल्डिंग्स थी, क्या बनाते थे वो, उससे पता चलता है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे बोला गया है तवारीख। तवारीख एक पर्शियन लफ्ज़ है विच इज़ प्लूरल ऑफ तारीख। तारीख हम हिस्ट्री को ही बोलते हैं उर्दू में तारीख। अब तवारीख मतलब बहुत सारी हिस्ट्रीज, प्लूरल ऑफ हिस्ट्री इज तवारीख। ठीक है, अब तवारीख क्या होता था, ये लिखी हुई चीज़ें, हिस्ट्री जो लिखी हुई है उससे हमें इस दौर के बारे में पता चलता है। अब तवारीख लिखने वाले कौन थे? ये जो तवारीख, इसके लिखने वाले कौन थे? उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो लिखते थे इसको। दरबारी लोग जो होते थे वो लिखते थे, और जो सेक्रेटरीज होते थे वहाँ काम करने वाले वो लिखते थे, पोइट्स होते थे वो लिखते थे। इसके अलावा और लर्नड मैन जो होते थे वो सब ये लिखते थे। अब ये तवारीख लिखी भी कब जाती? ये सारे लोग दरबार के ही लोग हैं, मतलब उसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लोग हैं। तो जैसे मैंने पीछे हमने बात करी थी कि प्रशस्ति, प्रशस्ति पे भी हमने बोला था कि हम आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशस्ति में तारीफ लिखी जाती है और बादशाह को खुश करने के लिए तारीफ़ें लिखी जाती होंगी, है ना, बढ़ा चढ़ा के। तो एज इट इज़ जब तक उसको क्रिटिकल आई से नहीं देखा जाए तो हम उसे बिल्कुल आंख बंद करके उस पर यकीन नहीं कर सकते। वैसे ही ये जो तारीख लिखे जाते थे, ये सारे कोर्ट से जुड़े लोग, बादशाह से जुड़े लोग, राजा से जुड़े लोग होते थे, सुल्तान से जुड़े लोग होते थे। इन पे भी हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, है ना। तो जब भी हमने इनकी इस हिस्ट्री जो लिखी हुई इसको भी जब हम एनालाइज करेंगे तो विद दैट क्रिटिकल आई। ठीक, अब ये जो सारे पढ़े लिखे लोग थे, ये उस टाइम का जो राजा होता था, सुल्तान होता था, उसको एडवाइस करते थे कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, है ना, ताकि एक पीसफुल तरीके से लोग ज़िंदगी जिए। जैसे अभी भी देखो हम करते हैं कई बार मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, है ना, ऐसा हम करते हैं। तो सोशल ऑर्डर, लेकिन उसका वो बेसिस क्या रखते थे? एक कहते थे कि बर्थ राइट्स और दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शन। मतलब सोसाइटी में ऑर्डर कैसे बना रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट्स एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। व्हेन दे से बर्थ राइट्स, उनके कहने का मतलब कि मैं दरबारी हूँ, कल को मेरा बच्चा भी क्या होगा? दरबारी होगा। इसमें कोई वो दूसरी दिक्कत नहीं है। मैं नाई हूँ तो मेरा बच्चा नाई, ठीक है। मैं दरबारी हूँ तो मेरा बच्चा दरबारी। मैं गवर्नर हूँ तो मेरा बच्चा गवर्नर। मैं कोई टैक्स कलेक्टर हूँ तो मेरा बच्चा टैक्स कलेक्टर। मतलब कहने को कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करते थे ताकि कोई परेशानी ना बनी रहे, ठीक है ना। तो एक इस तरह से वो बोल रहे थे कि इस तरह से समाज चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शन हो। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब मर्द और औरत के बीच में फ़र्क है। वो कहते हैं कि जिस तरह से बायोलॉजिकली जो है एक डिस्टिंक्शन है, मर्द और औरत जो है वो डिफरेंट है, इस तरह सोशली भी जो है मर्द और औरत का काम बटा हुआ है। औरत जो है वो कभी भी राजगद्दी पे नहीं बैठ सकती, है ना, वो रूलर नहीं बन सकती। इनका ये कहना था कि वो किसी और पर्पस के लिए बनी है, और जो रूल है ये जो है सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, जो हुकूमत है, हुक्मरान है, वो सिर्फ मेल मेंबर हो सकता है, ऐसा उनका कहना था उससे। इस तरह से वो बोल रहे थे कि सोसाइटी में ये ऑर्डर बना रहना चाहिए। फिर जिस पे आगे चल के आप देखते हो कि एक जो फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की पहली जो औरत थी जिसने जो रूलर बनी, वो रज़िया सुल्तान है, ठीक है ना। इसी दौर में वो आती है। तो आप देखते हो कि किस तरह ये सारे मिल के उसे गद्दी से हटाते हैं, उसे मरवा देते हैं, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, उसका कत्ल करवा देते हैं किसी बहाने, ताकि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई औरत हम पे क्या करे, रूल, ठीक है ना। वो सिर्फ इसलिए था, इस सब में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, पर्सनल इंटरेस्ट थे, है ना। अब बर्थ राइट्स का कहने का मतलब यही है कि अपने नस्ल का आप फ्यूचर जो था उनका सिक्योर कर दो। और जेंडर डिस्टिंक्शन ये था कि मतलब एक अपनी जो एक पैट्रियार्कल सोच है वो भी अपने अंदर जिंदा रहे, कल को कोई औरत हम पे हुक्मरानी ना करे। अब इसके बाद
जो मैन है दैट इज़ सुल्तान्स, है ना। अब इसमें हम थोड़ा डिफरेंट, आपके चैप्टर में सिर्फ एक टेबल दिया हुआ है, उनके नाम दिए हैं हायरार्की की, पहले ये आया, पहले ये, बस उतना ही डिस्कस है। हम भी वही करेंगे, थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो डायनेस्टी होती है दैट इज़ स्लेव डायनेस्टी, या जिसे हम ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं। इसका जो पहला किंग आता है, मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज़ पहला सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, जो मोहम्मद गोरी का गवर्नर था, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? एक ख्वाजा थे, ठीक है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में कुतुब मीनार बनाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन शुरू किया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक। और इनको क्या कहा जाता है? इनको लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। मतलब जनरसिटी बहुत ज़्यादा, बहुत गनी किस्म के इंसान थे। गनी मतलब जो इनके पास मांगने आते थे तो लाखों में ऐसे दे देते थे। लाख बख्श इनको कहा जाता था कि जो भी इनके पास आया तो उसे मतलब माला माल करके उसको बेचते थे। बड़े गनी किस्म, बड़े जनरस किस्म के इंसान थे, जिसकी वजह से इनको टाइटल मिला था लाख बख्श। और इनकी जो डेथ हुई थी, वो जो एक पोलो खेलते खेलते, चौगान जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो एक गेम है जो घोड़े पे बैठ के हम जैसे जो पोलो खेला जाता है, वैसे ही वो घोड़े से गिर गए थे, उसी से उनकी डेथ हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ये पहला सुल्तान कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद इनका दामाद आता है इल्तुतमिश, ठीक है। मैंने बोला कि आपके चैप्टर में सिर्फ ऐसे क्रोनोलॉजिकली इनके नाम लिखे गए हैं और डेट्स दी गई, कौन कहाँ से कहाँ तक है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाने के लिए इनके बारे में ऐड कर लेता हूँ। अब जो इल्तुतमिश थे, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश आया, ठीक है। ये इसका सन इन लॉ था, बेटा नहीं था, इसका दामाद था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया? चहलगानी शुरू किया था, चहलगानी इसने शुरू किया था। और इसने कुछ सिक्के शुरू किए थे, जैसे कॉपर का जित्तल आ गया, कॉपर का, सिल्वर का टंका, है ना, ये सिक्के होते थे ना। कॉपर वाला जो सिक्का होता था उसको जित्तल कहा जाता था, सिल्वर का जो होता था उसको टंका किया जाता। ये इंट्रोड्यूस की थी इसने एज ए करेंसी। किसने? इल्तुतमिश ने, जो ऐबक का कौन था? दामाद था। और इसने क्या किया था? इल्तुतमिश जो था, इन्होंने एक नोबेलिटी बनाई थी, जिसको हम चहलगानी भी बोलते हैं, ठीक है। नोबेलिटी बनाई थी, मतलब तुर्क ये लोग जो थे, ये इनके जो मतलब ये बेसिकली कहाँ के थे? तुर्क्स थे, अरब्स नहीं थे। अरब सिर्फ एक ही था, मोहम्मद बिन कासिम, वो अरब था, ठीक है ना, जो सिंध तक आए थे। ये जो लोग थे ये तुर्क्स थे, तुर्की के, ठीक है। तो इन्होंने जो तुर्क लोग थे उन्हीं का एक ग्रुप बनाया था, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जो नोबल से, जो इसको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में सलाहकारी बाकी सब चीज़ों में इन्हीं से लेता था, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो उतने काबिल नहीं थे, लेकिन इसके काफ़ी, शायद 6 बेटे थे कि 7 थे। एक इनकी बहन थी जिसका नाम था रज़िया। इस बाप को भी ये चीज़ पता थी कि ये जो रज़िया है, इन बेटों से सबसे काबिल जो थी वो रज़िया थी। तो फिर इसी को 1236 में रज़िया, इसके गुजरने के बाद रज़िया को क्या बना दिया? वहाँ का सुल्तान बना दिया। लेकिन अब मिनहाजी सिराज लिखते हैं कि ये बात सही है कि उन बेटों से बहुत बेहतर क्या थी? रज़िया थी। लेकिन मैंने पीछे ही बताया कि उन लोगों की जो सोच थी, सोशल ऑर्डर में जेंडर डिस्टिंक्शन थे। वो ये मानते थे कि औरत जो है ये हुक्मरानी नहीं कर सकती, ठीक। तो एक तो वो चीज़ थी। दूसरी बात, जो नोबिलिटी थी, है ना, जो सारे मेल मेंबर्स थे नोबिलिटी में, उन्हें भी बड़ा अजीब लगता था कि हमारे ऊपर जो बैठी है वो कौन बैठी है? एक औरत, हमें उसकी बात सुननी पड़ रही। और ये इतनी मतलब बहादुर औरत थी कि ये फैसले खुद से लेती थी। ये नोबिलिटी को जैसे कुछ ऐसे फैसले भी होते थे कि उन्हें साइड करके खुद से फैसले लेती थी। ये बात नोबिलिटी को और ज़्यादा
बुरी लगती थी और ज़्यादा चिढ़ते थे। तो अल्टीमेटली जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे, इतना सारा डिस्कस यहाँ करने का नहीं है, कि 1240 में इन्होंने इसका भी क्या कर लिया, इसे गद्दी से हटा के इसका खात्मा कर दिया, रज़िया सुल्तान को। रज़िया के बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ बलबन, जिसका नाम उलुग खान भी, ठीक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग किंग था। इसने बोला, ये बिलीव करता था कि किंग जो है वो मेन जो अथॉरिटी है वो किंग होना चाहिए। उसके लिए किंग को क्या होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा। और पावरफुल कैसे होगा किंग, जब वो किसी की सुनेगा नहीं ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मतलब 40 बंदे रखे मैंने, एक ये बोलेगा। इससे पहले था ना चहलगानी, चालीसा जिसको बोलते थे। जैसे ही बलबन आया, इसने बोला ये चालीसा वैसा ये जो ग्रुप ऑफ नोबल्स, इसको क्या करो, एबॉलिश करो, ख़त्म करो। तो बलबन ने आते ही एबॉलिश्ड चालीसा को क्या किया, ख़त्म किया। इसकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी। और अब इसे ये डर हो गया कि अब यार ये चालीसा तो मैंने ख़त्म किए, लेकिन कहीं ये पीछे जाके प्लानिंग मुझे ही टपकाने की ना शुरू कर लें। तो इसलिए इसने एक जासूसी वाला सिस्टम रखा, स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव स्पाइस नेटवर्क इसका था। जासूस जगह जगह होते थे इसके, कहाँ क्या बात हो रही है, को ये जो जिनको मैंने हटाया ये क्या प्लानिंग कर रहे, तो इसके पास सब कुछ खबर रहती थी। और इसने जो आर्मी थी उसको क्या कर लिया, सेंट्रलाइज कर लिया, अपने सोल्जर्स उसको सेंट्रलाइज किया। और उसको पेंशन भी देने लगा कि आर्मी जो है, जब किंग पावरफुल कब होगा, जब जो आर्मी होगी वो उसकी लॉयल होगी, स्ट्रांग होगी और उसकी वफादार होगी, उसके मानने वाली होगी, उसके कंट्रोल में होगी। इसलिए इसने आर्मी को खुश करने के लिए इसके जो सोल्जर्स थे उनको पेंशन तक का सिस्टम इसने शुरू किया कि मैं पावरफुल तब हो सकता हूँ जब पावर कंट्रोल जो है, आर्मी जो है वो मेरे हाथ में होगी। आर्मी अगर किसी तीसरे के हाथ में होगी, मिलिट्री किसी तीसरे हाथ में होगी, तो हो सकता है कि कल को वो मेरे अगेंस्ट उठ जाए। लेकिन इसने सेंट्रलाइज्ड आर्मी रखा, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्पाइस बनाया। और उसके बाद खुद को एक टाइटल दिया, क्या दिया, जिल्ले इलाही है। मेरे सामने जब भी लोग आएंगे तो यही वो सिस्टम मतलब सुल्तान था जिसने क्या किया था, सजदा और पायपोश शुरू किया था। आप देखते हो ना, मतलब अभी भी फिल्मों में देखते हो ऐसे, मतलब सर झुका के जाना ऐसे, तो सजदा पायपोश जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करना, ये किसने शुरू किया ऐसे, क्यों, अपनी अथॉरिटी को दिखाने की कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कौन हूँ, सुल्तान हूँ, जिल्ले इलाही, ठीक है। तो ये कौन था, बलबन। तो यहाँ ये थी आपकी पहली डायनेस्टी सुल्तान के अंदर, जिसमें स्लेव, जिसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट किंग्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है दैट इज खलजी, ठीक है ना, जिसका फाउंडर कौन था, जलालुद्दीन खलजी, जलालुद्दीन खलजी, ठीक है ना। ये पहला वो सुल्तान था जिसने ये चीज़ मानी थी कि एक वो स्टेट जहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदू हो, उसको सोलली इस्लामिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो प्रजा है, हमारे जो कानून बनेंगे वो इस्लाम के हिसाब से नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो रियाया है, हमारी जो प्रजा है, वो मेजॉरिटी जो है वो कौन है, हिंदू है। तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये वो सुल्तान था जिसने मतलब क्या इस चीज़ को माना, एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि जो इस्लामिक लॉ है वो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं फॉलो होंगे। क्यों, क्योंकि जिन पे आपने वो इम्प्लीमेंट करना है वो इस्लाम को नहीं मानते, वो किसी दूसरी रिलीजन को मानते। तो ज़बरदस्ती वाला जो सिस्टम है वो ठीक नहीं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इस डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट आता है दैट इज़ अलाउद्दीन खलजी, जिसकी मूवी वगैरह भी आप देख रहे हैं, अलाउद्दीन खलजी। ये भी बड़ा ख़तरनाक आदमी था। लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इसके पास थी, सबसे ज़्यादा जो आर्मी थी ना वो इसके पास थी। इसीलिए निकल जाता था एक्सपीडिशन पे, है ना, मुहिम लेके, मिलिट्री मुहिम लेके, क्योंकि पावर थी। कैसी पावर थी, मिलिट्री इसके पास थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये मानता था कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, कि जो किंगशिप है, ये जो सुल्तानी है, इसमें रिश्तेदारी वगैरह कुछ भी नहीं चलती, रिश्तेदारी को साइड पे रखो। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आपने मूवी में भी देखा, ये जो इसका अंकल था जलालुद्दीन खिलजी, है, गले मिलते मिलते इसको छुरा घोंप दिया और ख़त्म कर दिया इसको। वहाँ से ये कहता है किंगशिप नोज नो किंगशिप। और इसकी जो पॉलिसी थी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी, ठीक।
इसने एक और चीज़ शुरू की थी जिसको हम बोलते हैं दाग एंड चेहरा, है ना, मतलब एक आइडेंटिटी, मतलब चेहरा, चेहरा मीन्स काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड अपने सोल्जर्स के लिए। एंड दाग, दाग मीन्स मतलब जो घोड़े होते थे उनके ऊपर भी क्या लगती थी, स्टंप लगती थी कि मतलब कौन से, तो दाग एंड चेहरा वाज काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड अपने सोल्जर्स के लिए। इसके बाद इसने, इसका एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, मार्केट रिफॉर्म्स किए थे इसने। मतलब जो प्राइस होती थी उसको कंट्रोल करने का पूरा एक सिस्टम था, क्योंकि ये सैलरी जो था अपने जो सोल्जर्स को क्या देता था, सैलरी देता था। अब सोल्जर्स को खुश करने के लिए जितनी उसको उनको सैलरी देता था, तो वो सैलरी में उनका घर चलना चाहिए था। ऐसा ना हो कि मैं उनको 100 रुपये तनख्वाह दे रहा हूँ और वो तनख्वाह जाके उनको 100 रुपये चावल और आटा खरीदने में ही जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ये आके इसका सर पीटते, सर मतलब हमें जो तनख्वाह दे रहे हैं इसमें तो हमारा घर ही नहीं चल रहा है, तो कैसे हम मतलब आपकी यहाँ गुलामी करें, आपकी सेवा करें एज ए सोल्जर्स। तो इसने मार्केट को कंट्रोल किया कि प्राइस राइज जो है वो ढंग से होगा, ऐसे मन मर्जी से कुछ भी रेट नहीं रख सकते आप, है ना, जैसे आजकल बेहतर है रेट लिस्ट आती। तो ये उसने मार्केट रिफॉर्म्स भी शुरू किए थे, ये भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्टेप था, ठीक है ना। खलजीज के बाद जो आते हैं तीसरी डायनेस्टी, वो कौन से हैं, तुगलक्स, ठीक है ना। इसकी शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक के बाद वी हैव दिस मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक की बात करो तो ये वो, इन तुगलक डायनेस्टी में ना बहुत अच्छे अच्छे काम हुए पब्लिक को लेके ना, बड़ा मतलब अच्छे काम हुए हैं। गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिसने कैनाल बनाना क्या किया, शुरू किया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो था दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू जो था वो एग्रीकल्चर से, तो वो तभी होता ना जब आप इरिगेशन की फैसिलिटी भी हो। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनाए, नहरें बनाना जो है वो शुरू किया था। इसके बाद इस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट ये दो जो है, और इसका काफ़ी नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि इसके काम जो हैं बड़े अनोखे काम हैं। इसी टाइम में ये जो तुगलक डायनेस्टी है ये जेनिथ भी हो, मतलब जेनिथ मतलब अपनी पीक पे पहुंचती है, और इसी टाइम में इसका डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक, कुछ लोग इसको फूलिश रूलर भी बोलते हैं, ऐसे बेवकूफ़, क्योंकि इसके कुछ काम ऐसे थे। लेकिन इसे बेवकूफ़ कहने से पहले अगर आप इसके काम देखेंगे तो इसीलिए बड़ी, अगर आप हिस्ट्री में देखो तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है। अब एक तरफ आप देखोगे कि ये बहुत अलग ही किस्म का स्कॉलर था, ठीक है ना। अब स्कॉलर किस में, अराबिक में, पर्शियन में, मैथ्स में, फिलॉसफी में, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, उसके बाद लॉजिक में, और बहुत अच्छा कैलीग्राफिस्ट था। ऐसा शख्स था ये मोहम्मद बिन तुगलक, इतना बड़ा स्कॉलर। उसके बाद इसने पहली बार शुरू क्या किया, अपॉइंटमेंट जो थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इसने ख़त्म किया ये जो मतलब अपने जो थे ना रिश्तेदारी में अपनी अपनी जो लोग हैं इनको ऊंची ऊंची पोस्ट पे रख लेना, इसने ये ख़त्म। इसने अपॉइंटमेंट्स वर टोटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कौन किस लायक है उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए। किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने होली जो फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, होली मनाई इसने। पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जिसने यहाँ के लोगों के साथ, जो हिंदू कम्युनिटी उसके साथ मिल के होली खेली, ठीक है। उसके बाद ये पहला ऐसा बंदा था जिसने हिंदू मतलब जो थे आर्टिस्ट थे, या मतलब जो लेखक थे, हिंदू स्कॉलर्स जो थे, हिंदू और जैन स्कॉलर जो थे, उसको क्या किया, पैट्रनाइज किया। मतलब वो जो काम करते हैं उनको बोला कि आप काम करो, आपको पैसा हम देंगे। तो मतलब ये इस किस्म का शख्स था। लेकिन इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता था।
और इसके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, जिसकी वजह से एक तो जैसे टोकन करेंसी इसने शुरू की। टोकन करेंसी मतलब इसने देखा कि करेंसी जो थी, जैसे सिल्वर था, ये क्या बोलते हैं सोना था, तो ये महंगी चीज़, इसने बोला कि हम इसका ना एक कोई सस्ता वाला मेटल लेते हैं, उससे बनाते हैं हम, लेकिन वैल्यू वही रखेंगे, है ना। तो इसने टोकन, उसको बोला कि टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी शुरू की इसने, लेकिन इसमें दिक्कत यह आई कि जब अब सस्ते से आप बनाने लग गए करेंसी, तो वह आम लोग भी घर में बनाना शुरू कर, मतलब उसके जाली जो नोट्स, जाली नोट्स हैं, जाली कॉइन्स है, जो काउंटरफीट जिसे हम बोलेंगे, वो बनने शुरू हो गए। तो जिसकी वजह से लास्ट पे ये भी उसको क्या करना पड़ा, स्टेप वापस लेना पड़ा कि टोकन करेंसी जो है वो कामयाब नहीं हुई। उसके बाद दूसरा, इसने दिल्ली से दौलताबाद के लिए क्या की, दौलताबाद, ये दक्कन का एरिया साउथ का, दिल्ली से दौलताबाद की तरफ चल पड़ा। इसने बोला कि कैपिटल शिफ्ट करते हैं, दिल्ली से नहीं, हम कहाँ से, मतलब दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाएंगे, दक्कन के एरिया को। तो इसमें भी बड़ी दिक्कत आई, लोग पूरे ऑफिसेज, इतने लोग यहाँ से उठ के उस तरफ चले, लेकिन वो जो है वो क्या बोलते हैं वो कामयाब नहीं हुई। तो ये स्टेप भी आखिर इसको वापस करना पड़ा। और उसके बाद कुछ इसकी एक्सपीडिशंस थी, मतलब कुछ ऐसी मुहिम थी, इम्पॉसिबल सी मुहिम थी। ऐसा इसने, मान लो मैं यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के बोल रहा हूँ कि मैं जाके अब सीधे अमेरिका को अपने कब्जे में लूँगा, तो आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो उसी वक्त इसके जो मतलब एक्सपेडिशंस थी, उधर अफगानिस्तान को लेके, इधर नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ साउथ की तरफ दूर जाके कि मैं करूँ, तो वो भी ये ना, उसमें भी कामयाब नहीं रहा। तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा इसका जो नाम है वो ख़राब हुआ, अदरवाइज़ बाकी जो इसके काम हैं वो तो बहुत मतलब सराहने वाले काम इसने किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसी डायनेस्टी का आता फिरोज शाह तुगलक, तो उसने कोई भी, वो बड़ा शांत मिजाज का इंसान था, उसने कोई भी एनेक्सेशन, उसने बोला कि जो है मेरे पास इसी को मैं एडमिनिस्ट्र करता हूँ। तो फिरोज शाह तुगलक वो बंदा था जिसके अंदर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट था वो इस्टेब्लिश सबसे पहले किसने किया है। तो इसने बहुत सारे कैनाल्स बनाए, लगभग 5 कैनाल्स इसने खुदवाए, 1200 इसने आर्केड्स बनाए, ठीक है ना। उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स बनाए, उसके बाद रेस्टोरेंट्स बनाए लोगों के लिए। तो मतलब इसका जो सारा फोकस था, जैसे कोई एम्बिशियस किंग होता है, रूलर होता है, सुल्तान, वो बोलता है कि मुझे वो भी कब्जे में लेना, वो भी कब्जे में, इसका वैसा फोकस नहीं था। इसका फोकस था जो है मैं इसको बेहतर करूँ। तो इसके टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम हुए, ठीक है। तो ये रहा आपका तुगलक डायनेस्टी। तो इसके बाद हमारे पास सईद डायनेस्टी आती है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम सईद डायनेस्टी का रहता है, उसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सईद डायनेस्टी के बाद वी हैव लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना, जिसमें एक इम्पोर्टेंट जो है, एक तो बहलूल लोधी जो है वो इसका फाउंडर है, बहलूल लोधी, ठीक है ना, बहलूल लोधी, ठीक है ना। जिसने एक कंसेप्ट लाया था कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स, है ना। ये बहलूल लोधी जो था ये एक्चुअली ये अफ़गान के थे। तो वो ऐसे कहते हैं कि वो तख्त पे नहीं बैठता था, वो बिल्कुल जहाँ नीचे लोग बैठे उन्हीं के साथ बैठता था। तो उसका मानना था कि जो किंग है, ही इज़ जस्ट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, सब बराबर हैं, लेकिन वो पहले नंबर पे आता है, जस्ट किंग है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हम लाइन में सब खड़े हैं, तो यहाँ से जो पहला है वो किंग है, अदरवाइज हैं सब बराबर, जिसको मतलब हम प्राइमस इंटर पेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब उसको मसनद आला भी कहा जाता था, कि मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स, अदरवाइज ये नहीं है कि किंग कोई बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये लोधी डायनेस्टी। इसके आगे हमारे पास आता है, क्या नाम है इसका, सिकंदर लोधी। और लास्ट पे आता है इब्राहिम लोधी, है ना। इसका आप देखो गज़े सिकंदरी जो है ना, तो वो इसका मतलब इसमें लैंड को लेके जो एक मतलब लैंड मेजरमेंट को लेके एक इम्पॉर्टेंट टूल था, वो इसका दिया हुआ है उसके। और इस डायनेस्टी के जो आखिरी
सुल्तान थे वो थे इब्राहिम लोदी। इनके दौर में दो ऐसे जैसे दौलत खान और दिलावर खान थे, वो गए बाबर के पास। बाबर को बोला कि आप वहाँ पे आओ, हम आपका साथ देंगे, इस इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटाओ। फिर बाबर यहाँ आता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में, जहाँ पे बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का टाइम जो मैंने पीछे बोला था 1206 से शुरू होता है और 1526 में ख़त्म होता है। और यहाँ से आके फिर मुगल्स का दौर शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जो एक आपके चैप्टर में डिस्कस किया है, एक तो है एक्सपेंशन, ठीक है ना। एक्सपेंशन मतलब कैसे जो रूल था वो एक्सपेंड हुआ। रूल्स इनिशियली अगर हम देखें तो जो फोर्टिफाइड टाउन्स थे, किलाबंदी वाले जो एरिया थे, वही इनके कंट्रोल में आते थे। इसके अलावा जो बाकी एरिया होता था, हिंटरलैंड जिसे हम कहते थे, ठीक है ना, वो इनके कंट्रोल में नहीं होता। जो सुल्तान होते थे, जो टाउन होता था जिसकी किलेबंदी होती थी, उसके अंदर जो एरिया होता था, वही एरिया इनके कब्जे में होता था। जो बाकी दूर दराज वाला साइड का इलाका जो होता था, जंगल है, दूर गांव है, वो इनके इलाके में नहीं होता था। तो धीरे धीरे इन्होंने एक्सपेंशन में क्या हुआ कि उसी इलाके को अंदर लाने की कोशिश की है, उसी को हम बोलेंगे एक्सपेंशन। ये दो तरीके से होती थी, ठीक है ना। इसमें फ्रंटियर्स दो किस्म के होते थे। एक आ गया इंटरनल फ्रंटियर और दूसरा आ गया एक्सटर्नल। अब इंटरनल फ्रंटियर क्या होता था कि मतलब आसपास जहाँ पे राजा या सुल्तान खुद बैठता था, उसी के इससे जुड़े जो इलाके थे उनमें, जिसमें मतलब आप इससे करीब वाला जो फॉरेस्ट एरिया होता था, ठीक है ना, उसको अपने कब्ज़े में लाना। उसके बाद जो विलेजेस होते थे, जो फोर्टिफाइड नहीं होते थे, बाहर थोड़े दूर होते थे लेकिन इनके पास में, उनसे उन्हें अपने कब्ज़े में लाना। या कोई जो बिग लैंड लॉर्ड्स होते थे उन्हें, या कोई मतलब चीफ्टेंस वगैरह जो होते थे, चीफ्स होते थे जंगल में, उन्हें अपने कब्ज़े में लाना। तो ये सब जो था, ये था इंटरनल फ्रंटियर। मतलब जहाँ सीट थी, मिसाल के तौर पर दिल्ली अगर वो बैठे हुए थे, उनका जो फोर्टिफाइड जो टाउन्स थे, जो एरियाज़ इन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे, बिल्ड किए थे, उसी एरिया से मतलब जो लगते थे दूर पार के एरिया जो थे, उनको भी अपने उसमें कंट्रोल में लाने की कोशिश जो थी, तो वो इंटरनल फ्रंटियर कहा गया उस चीज़ को। लेकिन एक्सटर्नल हुआ कि मतलब अपने यहाँ से बहुत दूर, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर दिल्ली से बंगाल की तरफ निकल, दिल्ली से वो चाह रहे हैं कि बंगाल का जो एरिया है उसको हम क्या करें, कवर करें। दिल्ली से चाह रहे हैं कि वो जो साउथ वाला एरिया है उसको अपने कब्जे में लें। तो इस किस्म की जो एक्सपेंशन थी, उसको वो एक्सटर्नल फ्रंटियर के अंदर आ गए, और जो अपने पास में थी उसे इंटरनल फ्रंटियर के अंदर कंसिडर किया। अब लेकिन ये होती भी नहीं थी, एक्सपेंशन इतनी इजी नहीं थी, इसमें प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स सबसे पहले तो क्या था, डिस्टेंस था। सबसे पहली प्रॉब्लम तो डिस्टेंस ही थी ना, कि आप दिल्ली से बैठ के बंगाल को कैसे रूल करोगे, पॉसिबल नहीं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आप गए वहाँ, आपने वहाँ जाके उसको कब्ज़ा लिया, जैसे तैसे आपने बैटल की, आप लड़े उनके साथ, आपने हरा दिया, उनको ले लिए, वापस चले आए, इतने दूर 6 महीने आपको वापस पहुँचने में लग गए, और तब तक आपको खबर उठ गई कि वहाँ कोई दूसरा मतलब जो रिबेलियन है, या जो आपने वहाँ पे गवर्नर रखा था वही खुद को इंडिपेंडेंट करा, फिर आप 6 महीने में कब जाते। तो एक वो किस्म की दिक्कत थी, ठीक है ना। दूसरा रिबेलियंस होते थे, जो आपका गवर्नर था उसको जब लगता था कि मेरे पास, मेरे कंट्रोल में आर्मी भी है, रेवेन्यू भी है, सब कुछ है, तो वही लोग उठ जाते थे, वही लोग रिबेलियन बन जाते थे, वही सुल्तान के अगेंस्ट उठ जाते थे और ख़ुद को इंडिपेंडेंट करार दे देते थे। उसके बाद एक मंगोल्स की जो थ्रेट थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे मैंने पीछे भी कहा, मंगोल्स की थ्रेट थी। उसके बाद लोकल रूलर्स जो थे,
अब एक्सपेंड तो करते लेकिन डिस्टेंस काफ़ी था, रिबेलियंस होते थे, मंगोल्स की थ्रेट थी, लोकल रूल्स। तो इन सब को डील करने के लिए देखा आपने कि 12वीं से 15वीं सदी तक, या जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जो 16th सेंचुरी था 1526 तक, कुछ ना कुछ निकलते गए इनके। डिस्टेंस था, दूर था, तो आप देखो इन्होंने गवर्नर्स शुरू किए, या कोई एकता वगैरह का इक्तादार शुरू किए इस तरह से, है ना। रिबेलियंस को, मंगोल थ्रेट थी तो एक स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने शुरू की। तो इन्होंने मतलब प्रॉब्लम्स देखी, उसी हिसाब से लोकल रूलर्स थे, वो भी नहीं चाहते थे कि हम किसी के अंडर में काम करें, तो उनको किस तरह से खुश किया, उनको किस तरह से डराया, धमकाया या मोटिवेट किया। तो अलग अलग टाइम पे इसके बीच ये जो 300 साल, 325 साल का पीरियड है, इसमें अलग अलग पॉलिसीज़ बनी। अब 7th क्लास की हिस्ट्री में हमारे पास उतना डिटेल नहीं है, ये सिर्फ जैसे एक इंट्रोडक्शन है। जैसे आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो पूरा हर एक चीज़ को किस तरह से डील किया वो आपको पता चलेगा इसमें। तो अभी हमें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये भी आपके इसमें नहीं है, मैं इस चैप्टर से थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। सीधे ही चीज़ें फैक्ट्स बताता रहूँगा तो याद रहना मुश्किल हो जाएगा, दैट्स वाई मैं थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें, अदरवाइज चैप्टर में इतना भी दिया हुआ नहीं है। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? अब आप दिल्ली में बैठे हो, आपने बंगाल को भी कब्जा लिया, ठीक है, लेकिन अब इसे गवर्न कैसे करोगे, है ना। आप दिल्ली में बैठ के वहाँ रूल तो नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको मतलब एक किस्म की पावर्स को डेलीगेट करना पड़ेगा ना, अपनी पावर्स को आपको आगे डेलीगेट करना पड़ेगा कुछ दूसरे लोगों के लिए। तो उसके लिए आपके पास जो लोग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मतलब जिस पे आप विश्वास कर सको। तो इसके लिए क्या होता था उस टाइम, स्पेशली जो स्लेव्स होते थे, जिनको बंदगान कहा गया, बंदगान, उनको ट्रेन किया जाता था। दे वर ट्रेन फॉर स्पेशल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। मिलिट्री कमांडर बनाना है तो उसके लिए स्लेव को अलग से ट्रेन किया जाता था। उसके बाद आप देखोगे गवर्नशिप के लिए डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग उसको दी जाएगी, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए अलग किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो स्लेव्स को ट्रेन किया जाता था फॉर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, क्योंकि स्लेव्स पे ज़्यादा भरोसा किया जाता था, क्योंकि उसका जो लिंक होता था, रिलेशन होता था, वो सिर्फ किसके साथ होता था, राजा के साथ। तो आगे चल के इसमें एक दिक्कत भी हो जाती थी कि आज मैं राजा हूँ तो मेरे ये स्लेव मैंने ख़रीदा है, तो ये मेरे इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरे ताई हैं, है ना। और ये वफादार जो है वो मुझसे है। कल को अगर मैं चेंज हो गया तो फिर वो जो जो स्लेव होते थे, जो बंदगान होते थे, तो उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था, उसके और राजा के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था, या उनको हटा के दूसरे अपने स्लेव्स लाता था तो उनमें भी एक किस्म की कन्फ्लिक्ट आ जाती थी। तो वो भी एक दिक्कत हो जाती थी, एक ये किस्म की दिक्कत थी। दूसरा ये भी सोशली कुछ लोग जो नोबल्स होते थे, नोबेलिटी होती थी, वो इस चीज़ पे भी एतराज़ करते थे कि एक गुलाम खरीदा हुआ, एक लो कास्ट हो सकता है या बेस बॉर्न हो सकता है, उसे आप इतनी हाई पोजीशन पे लेके जाते हो। तो दिस वाज आल्सो अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फेस्ड बाय सुल्तान। उस टाइम के जो सुल्तान थे, इस किस्म की जो क्योंकि हमने देखा कि कुछ सुल्तान ऐसे भी थे कि जिन्होंने क्या किया, नाई को भी एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचा दिया, कुक को, नाई को, मालिक को, हजाम को, है ना, एक बड़ी बड़ी पोजीशन पे दे दिया। जिसमें ज़ियाउद्दीन बरानी जो हैं वो लिखते भी हैं कि इनकी जो जो वो रूलर, स्पेसिफिक रूलर्स थे, उनकी जो समझ थी, पॉलिटिकल समझ थी, वो कम है, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे छोटे बेस बॉर्न लोगों को इतनी ऊंची ऊंची जो मसनदें थमा दी, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किस तरह से रिलायबल जो लोग थे उनको किस तरह से चुना जाता था, जिसमें स्पेशली बंदगान जो लोग थे उन पे भरोसा किया जाता था। इवन ऐसा कहा जाता है कि अपने बेटों से ज़्यादा इन स्लेव्स पे भरोसा करते थे कौन, ये जो सुल्तान होते थे, ये लोग। इसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या होता था, चलता कैसे था, मतलब मेन जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। उसमें एक सिस्टम होता था इक्ता, ये समझने वाली बात है, इक्ता। और जिसको इक्ता दिया जाता था उसको इक्तादार बोला जाता था, या मुक्ति, इक्तादार या मुक्ति। अब ये इक्ता क्या है, ठीक है। हाँ, आपने वो जैसे पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ होती थी, उसमें जब हीरो हीरोइन को लेके जाता था ना किसी यहाँ घुमाने, तो वो अपनी वो
फूफा दिखाने के लिए, है ना, एक वो ऐसा कहा जाता था कि यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ये सब हमारे जंगल, हमारी ज़मीन। और मतलब कहने का मतलब कि ये जो ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये लैंड, ठीक है, ये किसी एक बंदे को दे दी। कोई बंदा है, उसको ये सारी ज़मीन दी थी। इस ज़मीन को क्या बोला? इक्ता। क्या बोला? इक्ता। अब ये ज़मीन बड़ी हो, ये ऐसे कोई खेत नहीं हो सकते दो चार, ये कोई एरिया हो सकता है, ज़मीन का कोई एरिया हो सकता है कि चलो जैसे आजकल कोई डिस्ट्रिक्ट होता है कोई, है ना, या कोई प्रोविंस होता है कि ये वाला जो एरिया है ये सब तुम्हारा। तो उस एरिया को कहा जाता था इक्ता। और उस ये जो ए है इसको कहा जाएगा इक्तादार या मुक्ति। अब इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था कलेक्ट रेवेन्यू। क्या कलेक्ट करे? रेवेन्यू करे, एक काम। दूसरा काम मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर इस एरिया में, क्योंकि डायरेक्ट अब किंग तो जाएगा नहीं, सुल्तान तो यहाँ जाएगा नहीं डायरेक्ट, है ना। तो इसने इसलिए क्या किया, इसका बहुत सारा एरिया अब है, तो इसने यहाँ पे क्या कर लिया? इक्तादार कर लिया। इक्तादार को बोला कि यहाँ पे आप रेवेन्यू जो है वो भी आप कलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ का जो मेंटेन है लॉ एंड ऑर्डर, हम जो रूल बना रहे हैं, हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, उसको आप यहाँ पे लागू करोगे। उसके बाद जो मिलिट्री है, ठीक है ना, मिलिट्री को भी आप मेंटेन करोगे। आप इसके अलावा यहाँ ये जो रेवेन्यू करोगे, इसका कुछ शेयर जो है, कुछ हिस्सा जो है, वो आप कहाँ पहुँचाओगे? किंग को। तो अब किंग को अपना हिस्सा वहाँ से मिल गया, लेकिन डायरेक्ट उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सिस्टम जो था इसको बोला गया इक्तदार की। अब जो मान लो यहाँ से कोई पहले ही कोई चीफ है या कोई बिग लैंडलॉर्ड है, तो वो फिर यहाँ का इक्तदार बन गया, तो उसने उसमें से कुछ हिस्सा इसको भी दे दिया। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी होती थी कि कितना लैंड रेवेन्यू कितना आया, कितना रखा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो इसको चेक्स एंड बैलेंसेस भी कुछ रखे गए। कैसे रखा गया कि जो इक्तादार था, इक्तादार को क्या बना दिया? नॉन हेरिडिटरी। ऐसा नहीं कि आज मैं इक्तादार हूं, कल को मेरा बेटा बन जाएगा, आगे आने वाले टाइम में उसका बेटा, तो हेरिडिटरी हो, नहीं। इस तरह से गड़बड़ हो सकती है। तो पता है मेहनत क्यों करनी है, हम हैं तो अच्छा करें बुरा करें हम ही हैं, तो इसलिए इसको हेरिडिटरी नहीं नॉन हेरिडिटरी बना दिया। इससे इस पर कंट्रोल रहा। दूसरा, इक्तदार को शॉर्ट टर्म के लिए अपॉइंट करते थे। अपॉइंटमेंट जो थी उसको बोला नहीं, ऐसा नहीं कि 10 साल तक दे दो इसको, नहीं, इसको शॉर्ट टर्म के लिए रखो ताकि ये मेहनत से काम करे, आगे दूसरे को मौका मिले और ये इसका अच्छा काम होगा और इसको वापस मौका मिल सकता है। अब इसके ऊपर अकाउंटेंट भी रख लिया, एक अकाउंटेंट रख लिया कि ये रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहा है, जो टैक्स हमने रखा है उस हिसाब से ये टैक्स ले रहा है, कुछ उसमें भी गड़बड़ी कर रहा है, ठीक। तो इसको कितना ला रहा है, कितना दे रहा है, कितना वहाँ पे सोल्जर्स पे खर्चा कर रहा है, तनख्वाह कितनी दे रहा है उनको, जितना हमने बोला है सोल्जर्स को उतनी तनख्वाह दे रहा है, उससे कम तो नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ये भी चेक होता था। उसके बाद नंबर ऑफ़ सोल्जर्स कितने रखें, ऐसा तो नहीं कि मुझे बोल रहा है मैंने 10,000 रखे हैं और वहाँ पे 1,000 ही रखे हैं, मुझसे 10,000 की तनख्वाह कटवा रहा है यहाँ पे कागज़ों में, तो वहाँ पे आगे बंदों को 1,000 ही दे रहा है। तो वो भी इसको कि मतलब अकॉर्डिंगली जितना इसके रैंक के हिसाब से, इनका रैंक होता था, इक़्तिदार का रैंक होता था, रैंक के हिसाब से इसको कितने सोल्जर्स मतलब अलॉट किए जाते थे, उतने ही सोल्जर्स की इनको सैलरी। तो उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट भी होता था। उसके बाद इनके स्पाइस वगैरह भी होते थे, ठीक है ना, जो चेक करते थे। तो इस तरह से इक़्तिदार के ऊपर क्या होता था, एक चेक भी रखा जाता था। और जो लैंड रेवेन्यू होता था वो किस किस्म का होता था, मतलब अलग अलग किस्म के टैक्स होते थे। जैसे देखो हम देखेंगे खराज होता था, एग्रीकल्चरल टैक्स जिसे हम बोलते थे, एग्रीकल्चरल टैक्स, ठीक है ना। ये जितना आपका प्रोड्यूस है उसका आधा, आपके 10 किलो गेहूं बनी, 5 किलो आपको दे देना है टैक्स के खराज। उसके बाद चराई होती थी, कैटल्स पे टैक्स, मतलब जहाँ ग्रेजिंग टैक्स एक किस्म का, है ना, ज़मीन तो सब किसकी है, सुल्तान की। तो वहाँ पे अगर आपके जो जानवर हैं वो चल रहे हैं तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाउस टैक्स होता था जिसको घड़ी बोलते थे, घर से निकला घड़ी, ठीक है ना। हाउस टैक्स, आपका घर है तो हमारे यहाँ हमारे एरिया में है, ठीक है,
तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता था। तो ये अलग अलग किस्म, इसके अलावा बड़े टैक्स होते थे, इसमें जजिया होता था, ठीक है, ज़कात होता था। ये आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो कुछ लोग, जैसे ज़कात मुस्लिम्स के लिए होता था टैक्स, उनको देना पड़ता था, जजिया जो था वो हिंदू के लिए होता था। तो कुछ लोग आए, कुछ ने टैक्स एबॉलिश किया, कुछ ने रखा, कुछ ने फिर एबॉलिश किया। तो ये सिस्टम चलता रहा। आगे जाके हायर क्लासेस में जब आप हर डायनेस्टी को, हर रूलर्स को डिटेल में पढ़ोगे, उसने क्या क्या किया, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही, उसके टाइम में आर्ट कैसा रहा, उसका आर्किटेक्चर कैसा रहा, ठीक है ना, ये सब आप देखोगे आगे आने वाले टाइम में। फ़िलहाल क्योंकि आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक्स की समझ होनी चाहिए कि किस तरह से हमने एंशंट हिस्ट्री को देखा, कि किस तरह से किंग्स आए, है ना, जनपद से महाजनपद, फिर किंगडम बना, फिर एम्पायर बने, फिर किस तरह से हमने एक प्रिंसिपल देखा कि हर जो एम्पायर होती है, हर डायनेस्टी होती है, उसका एक पीक, एक वजूद का उसका एक पीक होता है, जेनिथ पे होता है, फिर उसका डाउनफॉल होता है ना। फिर जब डाउनफॉल होता है तो वही उसके जो अपने जो उसके अंडर में काम करने होते हैं वही उठ के इंडिपेंडेंट किंगडम्स को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और जब वीकनेस कहीं सी एरिया में पड़ जाती है तो किस तरह बाहर से लोग आते हैं। ये एक प्रिंसिपल हमने देखा कि हर जगह ये रिपीट हुआ। जब भी कहीं पे किंगडम्स एम्पायर्स कमज़ोर हुई तो नेटिव रूलर्स उठे और बाहर के लोगों के लिए भी मौका मिल गया, ठीक है। तो ये था आज के दिल्ली सुल्तान्स में, जिसमें आपने दिल्ली सुल्तान्स को पढ़ा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी उसको समझा, किस तरह से दिल्ली जो था वो शहर इम्पॉर्टेंट, हमें वही था कि दिल्ली को हमने आंसर करना था कि दिल्ली शहर किस तरह इस तरह इम्पॉर्टेंट बना। तो हमने देखा कि ये जो सारे हमने किंग्स पढ़े, ये सारे डायनेस्टीज पढ़े, इन सब ने दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके दिल्ली दिल्ली बना है, ठीक। होप यू गॉट इट। We'll see you in the next video. Thank you so much.